बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे, समरफील्ड क्वांटम थ्योरी। आज हम इसे 1D में ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 3D में भी यानी 3 डायमेंशनल में भी इसे स्टडी करेंगे। तो देखते हैं बेसिकली समरफील्ड क्वांटम थ्योरी है क्या। हमारे पास ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी जो है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन थी जो ड्रूड जो है वो दूर नहीं कर पाया था। बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिससे जो है समरफील्ड ने उन ड्रॉबैक्स को, उन कन्फ्यूजन्स को दूर किया, उन्हें ओवरकम किया। तो उसने न्यू थ्योरी बनाई, समरफील्ड क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी थी उसमें जो है ड्रूड ने क्लासिकली ट्रीट किया था, और फ़र्क ये है कि समरफील्ड ने जो है इसमें क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया है। इसने जो है दो चीज़ें यूज़ की, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया और फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ, इन 1928 समरफील्ड मॉडिफाई द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यानी ड्रूड मॉडल थ्योरी, ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी जो है उसको उसने जो है ट्रीट किया था क्वांटम मैकेनिकल और फर्मी डिराक स्टैटिक्स के थ्रू। फिर उसके बाद जो है समरफील्ड ने इसमें जो है एक चीज़ जो थी वो एज इट इज़ यूज़ की थी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस वाले मॉडल वाली चीज़। वो क्या थी कि उसने कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी ड्रूड ने भी यही कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं इन अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल। ये चीज़ जो है समरफील्ड ने भी एज इट ही यूज़ की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं यूनिफॉर्म पोटेंशियल में। लेकिन इसने ये कहा था कि ये जो है बट ट्रीटेड द इलेक्ट्रॉन्स एज ओबेइंग द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स। जबकि ड्रूड लॉरेंट मॉडल ने कहा था कि ये क्लासिकली ट्रीट करते हैं। तो मैं यूँ कह सकती हूँ, यस, समरफील्ड रिटेन्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द यूनिफॉर्म पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन बाय अप्लाइंग द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, नॉट ए क्लासिकल। ओके, उसने क्या किया था समरफील्ड ने जो है एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल का वेल लिया था। यूनिफॉर्म पोटेंशियल का मतलब है कि हर जगह पोटेंशियल जो है वेल में सेम होगा। वेल में यानी हम इलेक्ट्रॉन्स को चाहे मिड में रख ले, चाहे बॉटम, चाहे टॉप पे कहीं भी रख ले, हर जगह उसका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। यानी उसमें उसने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया था। कहा था कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ को होल्ड करेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को होल्ड नहीं करेगा। मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड विद इन द बॉक्स ओनली। मतलब उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो जस्ट बॉक्स के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी। इसकी क्या रीज़न है? यानी आउटसाइड पे मूव करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन से। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन जब वो बॉक्स के अंदर मूव करता है तो उसका पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो अब हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। ओके, मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियल वेल जो है वो कंसीडर किया है। ठीक है, फॉर दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी V0 से उसे मैंने शो करा दिया है। ठीक है, और assume that the potential energy everywhere within the box is constant और equal to 0। ठीक है, यहाँ बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मिड में भी रख सकते हैं, बॉटम, अपर, जहाँ भी रखेंगे हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। यानी इनसाइड, अंदर, जब तक बॉक्स के अंदर है तो वो 1D में ही मूव कर रहा है। यानी हम अगर 1D की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ले लेते हैं, तो इस तरह से एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समरफील्ड ने एज इट ड्रूड लॉरेंट्ज़ मॉडल का यूज़ किया था कि हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो है पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी इनसाइड द बॉक्स। ये देखें, फिगर को मैंने थोड़ा और मॉडिफाई करके, थोड़ा और क्लैरिफाई करके दिखाने की कोशिश की है। ये मेरे पास बेसिकली वो वेल है जो हमने लिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है,
तो हमने इसमें जो बाउंड्री वॉल है उसका पोटेंशियल हमने बहुत ज़्यादा हाई रखा है, यानी इन्फिनिटी तक रखा हुआ है। ठीक है, वो इसलिए रखा है बहुत ज़्यादा हाई ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता हुआ बाहर ना चला जाए वेल से। ठीक है, मैंने पहले बात की कि इनसाइड जो है पोटेंशियल कम है पोटेंशियल, और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स का सेम इलेक्ट्रॉन अगर हम यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिकल सेम प्रॉपर्टी, इनसाइड उसका पोटेंशियल कम होगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमने उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई रख लिया इन्फिनिटी तक। मतलब मैं ये कह सकती हूँ वी नॉट जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अब हम इसकी कंडीशंस लिखते हैं। बेसिकली वी नॉट जो है हमारे पास अब इन्फिनिटी के ही इक्वल आ जाएगा, तो मैं कंडीशन लिखती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये है जी पोटेंशियल वी एक्स, मतलब मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ तो मैंने इसे एक्स से डिनोट कर दिया। कंडीशन मेरे पास ये है कि हमारे पास ये ज़ीरो होगा पोटेंशियल कब, जब मेरे पास जो है ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन एल होगा। ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो वी नॉट होगा कब होगा, किसके लिए, जब ज़ीरो जो है वो ग्रेटर देन होगा एक्स ग्रेटर देन एल। ये मेरे पास इसकी जो है इनिशियल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये वेल का फाइनल पॉइंट है, ये है जी एक्स इज इक्वल टू एल। बेसिकली मैंने फिगर में इसको एल से ही डिनोट किया था। ठीक है, तो ये फाइनल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एल। वी नॉट बेसिकली अभी मैंने बात की कि वी नॉट बेसिकली इन्फिनिटी ही है, यानी मैंने पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई रखा है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ बाहर ना एस्केप कर सके। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। होप सो आपको टॉपिक के स्टार्ट इंट्रोडक्शन की और फिगर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसे मैथमेटिकल ट्रीट करते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है जी, इनसाइड द बॉक्स जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमें पता है क्या होती है। वो होती है जी हैमिल्टोनियन एच ऑपरेटर। ठीक है, और साथ में आइगन फंक्शन कैट साई एन, मैं यहाँ पे एक्स इसलिए लगा रही हूँ चूँकि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू एनर्जी आइगन एनर्जी ई एन और साई एन एक्स। बेसिकली ये मेरे पास एच जो है वो है जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, और ये साई एन वेव फंक्शन है, आइगन फंक्शन है, ई एन जो है वो आइगन एनर्जी है। इसे मैंने कह दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हैमिल्टोनियन जनरल हैमिल्टोनियन हमें पता है क्या होता है, द जनरल हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमारे पास होती है जी इस ये होती है एच ऑपरेटर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑपरेटर। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर हमने पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो लिया था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी पीछे जो है वी वो ज़ीरो कंसीडर की थी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें पोटेंशियल मैंने ज़ीरो लिया था, तो मैं यहाँ पर जो है पोटेंशियल को वी को निगलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, एच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। बेसिकली p मेरे पास मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो गिवन होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। इन क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास जो है p मोमेंटम की वैल्यू होती है p इज़ इक्वल टू अयोटा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स। चूँकि मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी, p स्क्वायर इज़ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अयोटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। वी ऑल्सो नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो p की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। इक्वेशन बिकम्स सो वी गेट एच ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m, मतलब मैं इसको रीअरेंज करके लिख रही हूँ डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये मेरे पास आ गई है टोटल हैमिल्टोनियन एच की वैल्यू। ठीक है, अब इस एच की वैल्यू को
मैं जो है इक्वेशन नंबर 1 पर में यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कह सकती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। सो वी हैव, यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। ये मैंने वैल्यूज पुट की, एच की वैल्यू पुट की है 1 इक्वेशन में, तो इक्वेशन ये बन गई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ से ये एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m जो है उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना। तो 2m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एच क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास इस तरह से बन जाएगी, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर साई एन आइगन फंक्शन, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम 1d ले रहे हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर ई एन, यहाँ पे माइनस एज इट आएगा, ई एन साई एन एक्स, ठीक है। तो अब मुझे इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन पूरी को उठा के इस साइड पे ले जाऊंगी, इक्वल टू 0 रख लूँगी। तो मैं इसे इस तरह से लिखूँगी, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साई एन एक्स प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई एन साई एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन की कुछ फॉर्म बन गई। इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन 2 का नेम दे दूंगी, ओके। देन हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस टर्म को जो है 2m ओवर एच क्रॉस को जो है वो कंसीडर कर लूँगी। यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर, या लेट्स सपोज kn के इक्वल मैंने इस सारी टर्म को कंसीडर कर लिया। kn बेसिकली मेरे पास क्या है जी, वेव वेक्टर है, 2m en डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया जी इक्वेशन 3, फर्दर यूज़ करेंगे इसे भी, ओके। नेक्स्ट में क्या करूँगी, बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगी। बाउंड्री कंडीशंस क्या है मेरे पास, बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस आर साई एन, क्या है जी, साई एन एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साई एन एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एल ही आ जाएगा एक्स की जगह पे। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है हमारे पास साई एन एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एन एक्स प्लस बी कॉस के एन एक्स, ठीक है। इसका जनरल सोल्यूशन है वेयर के एन इज द वेव वेक्टर एंड ए और ए एंड बी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके। अब हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारे पास, साई एन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन वाली इक्वेशन है, अच्छा, उसमें बाउंड्री कंडीशन निकाल के वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है एंड साइन के एन एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में दो टर्म आ रही हैं a और साइन, ठीक है। इन दोनों में से या तो a 0 हो सकता है या साइन 0 हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं अगर सिंपल वे में बताऊँ, हमारे पास इस तरह से फॉर्म होती है। अगर मैं ऐसे लिखूँ a, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, हम ऐसे कहते होते हैं ना, या तो a 0 के इक्वल है या फिर बी सी 0 के इक्वल है, ठीक है। बस जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो इक्वेशन है जनरल सोल्यूशन की, ये वाली, इसमें या तो a इक्वल टू 0 है या फिर साइन इक्वल टू 0 है। तो मैंने a डज नॉट इक्वल टू 0 रखा और साइन को 0 रखा। इसलिए 0 रखा क्योंकि मेरे पास साइन जो है 0 ही आंसर देता है, ठीक है। साइन जब 0 पुट करते हैं, एक्स हमारे पास 0 है चूँकि, तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी, साइन 0 ही आंसर देता है, और इसलिए मैंने a को डज नॉट इक्वल टू 0 रखा। देन b जो है वो इक्वल टू 0 रख लूँगी और कॉस जो है उसको मैं डज नॉट इक्वल टू 0 रखूँगी, ठीक है।
इसकी रीज़न भी यही है कि यही वाली एग्जांपल लगेगी कि एक दो प्रोडक्ट में चीज़ें हैं इक्वल टू ज़ीरो है तो हम उसमें से एक को ज़ीरो रखते हैं, दूसरी को डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास b इज इक्वल टू ज़ीरो हमने इसलिए रख लिया क्योंकि कॉज हम ज़ीरो नहीं रख सकते थे, क्योंकि कॉज ज़ीरो जो है वो मैक्सिमम आंसर देता है, 1 आंसर देता है। x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो मैं जब यहाँ पे कॉज x की जगह पे 0 पुट करूँगी तो वो 1 आंसर देगा, यानी मैक्सिमम आंसर देगा। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी वैल्यूज़। मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बिकम्स sin x इज इक्वल टू a sin kn x। ओके, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर b को 0 रख लिया। जब मैंने b को 0 रखा तो वो पूरी इक्वेशन जो है यहाँ से वो पूरी इक्वेशन 0 हो गई। यहाँ से a को डज नॉट इक्वल टू 0 रखा है तो मेरे पास जो है यहाँ ये वाली a वाली साइन वाली इक्वेशन आ गई। नाउ अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास है साई एन एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। मतलब मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ साई एन एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, चूँकि मेरे पास जो है एक्स एल के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी सारी रीजंस मैंने आपको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए बताई। ठीक है, और बी इज इक्वल टू 0। कॉज मैं 0 नहीं रख सकती क्योंकि कॉज 0 पे मैक्सिमम आंसर आता है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, साई एन एक्स जो है बेसिकली 0 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को जब पुट करेंगे वैल्यूज़ को जनरल सोल्यूशन में तो ये इस तरह से हो जाएगी, इज इक्वल टू साइन के एन एक्स। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे 0 पुट कर दूंगी तो इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। ठीक है, के एक्स एन। होप सो आपको समझ आ गई होगी बाउंड्री कंडीशंस की। यहाँ पर जो है के एन एल जो है सॉरी के एन एक्स की जगह पे मैं एल भी पुट कर सकती हूँ, चूँकि मैंने एक्स इज इक्वल टू एल लिया है। साइन के एन और एक्स की जगह पे मैंने एल पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास बनी, इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ पे जो है के एन जो है वो है के एन एल इज इक्वल टू मेरे पास इक्वल है पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ के एन एल इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ से अगर के एन की वैल्यू निकालूँ, के एन बेसिकली मेरे पास जो है वो वेव वेक्टर है। ये है जी के एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी एन पाई डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 7। एन मेरे पास का यहाँ पर क्या है, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, एन डज नॉट इक्वल टू 0। एन को मैं कभी भी 0 नहीं रख सकती। क्यों 0 नहीं रख सकती? अगर एन को 0 रखूँगी तो के एन भी 0 हो जाएगा और वेव फंक्शन साई एन भी मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली मुझे एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो के एन की ये इक्वेशन है जो स्टार्ट में मैंने निकाली थी, इसको कंसीडर किया था, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया था। और एक मेरे पास जो है के एन की इक्वेशन जो है वो मैंने अभी निकाली, के एन इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाय एल। अब ये दोनों जो है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 7। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 7। मुझे यहाँ से ई एन की वैल्यू चाहिए तो मैंने बोथ साइड स्केयरिंग कर ली। तो क्या होगा, यहाँ से एन पाई डिवाइडेड बाय एल एज इट इज़, स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा 2m ई एन ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से मुझे ई एन चाहिए, ई एन बाहर ले लिया, इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर 2m n पाई ओवर l। This is called the final expression of energy of electrons in the nth state in 1D यानी 1 डायमेंशन। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि ई एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 8। ये मेरे पास आ गया जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सप्रेशन।
यहाँ से हमारे पास के एन की वैल्यू आई n पाई ओवर l। तो इस के एन की वैल्यू को जो है मैं इस इक्वेशन 5 में जो है, ये जो मेरे पास जब मैंने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी तो जो रिजल्ट आया था, इस इक्वेशन में इस के एन की जगह पर पुट करूँगी तो इक्वेशन मेरे पास कुछ यू बन जाएगी। सो इक्वेशन 5 becomes, put the value of kn, equation 5 becomes, put the value of kn, so equation 5 becomes, इक्वेशन 5 मेरे पास हो जाएगी साई n आइगन फंक्शन, साथ में x इज इक्वल टू a साइन के एक्स की जगह पे n पाई डिवाइडेड बाय l और ये x। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 9। बेसिकली a जो है वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये एक फैक्ट है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स बॉक्स में हमारे पास यानी 0 लेस देन x लेस देन l जो है वो 100% होता है। तो मैं यूँ कह सकती हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electrons in the box is 0 less than x less than l is 100%. So all the wave function should be normalized. All the wave function should be normalized. मैं इसको यूँ लिखूँगी, इंटीग्रल 0 से l तक लिमिट जारी है। चूँकि फिगर में हमने देखा इनिशियल पॉइंट हमारा 0 था और फाइनल पॉइंट l था। यहाँ से आ जाएगा साई n स्टेरिक x साई x dx इज इक्वल टू 1। हमें प्रॉपर्टी का पता है साई n स्टेरिक और साई जो है वो इक्वल होता है इस तरह साई स्क्वायर के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से आ जाएगा साई n x इसका स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। अब चूँकि हमें जो है साई n x की वैल्यू जो, अब मैं यहाँ से साई n x की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दूँगी। तो इस तरह से लिखूँगी, ये आ रहा है इंटीग्रल 0 से l तक, ये आएगा जी स्क्वायर है तो मैं एज इट स्क्वायर लगा रही हूँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई ओवर l x dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a स्क्वायर कांस्टेंट है हमारे, तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म बन गई इक्वेशन की। यहाँ से a स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, मैं इसको इंटीग्रल से बाहर ले लूँगी तो ये आ जाएगा 0 से l तक लिमिट साइन स्क्वायर n पाई ओवर l x dx इज इक्वल टू 1। अब मुझे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री जो साइन x की प्रॉपर्टी याद है, साइन स्क्वायर x जो है वो मेरे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पर ये पुट कर दूंगी, ये बन जाएगी मेरे पास a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से l और साइन स्क्वायर x, मतलब मेरे पास ये पूरी चीज़ जो है वो x है बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2n पाई ओवर l डिवाइड पे 2 आ रहा है तो वो भी कांस्टेंट है, मैं उसको पहले ही बाहर ले लूँगी x और इस तरह से dx इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब लिमिट्स जो हैं अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 1 की इंटीग्रेशन x और उसके बाद माइनस l डिवाइडेड बाय 2n पाई साइन 2n पाई डिवाइडेड बाय l x। तो ये मेरे पास यहाँ पे लिमिट आ जाएंगी 0 से l इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे मैंने अपर लिमिट L और लोअर लिमिट 0 अप्लाई की पूरी इक्वेशन में, तो ये फॉर्म बन गई। यहाँ पर जो साइन है मेरे पास साइन 2n पाई जो है वो इक्वल आएगा 0 के। बेसिकली साइन पाई यानी साइन 180 0 के इक्वल होता है, तो जहाँ ये टर्म आएगी वो 0 हो जाएगा, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l आएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं बाय निकालना चाहूँ इज इक्वल टू, तो वो आ जाएगी मेरे पास 2/l का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई a की वैल्यू। a मेरे पास क्या था, इज द कांस्टेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हेंस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज। सो इक्वेशन जो हमने निकाली थी फर्स्ट, जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की हमने ये वाली, अब इस इक्वेशन में मैं a की जगह पर जो है, पहले मैंने kn की जगह पर वैल्यू पुट की थी, अब a की जगह पे भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ये जो अभी मैंने a की वैल्यू निकाली, सो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a to the value of a in equation 5. So we have, यहाँ से इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी साई एन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/l साइन एन पाई डिवाइडेड बाय l, इस तरह से। इसको इक्वेशन 10 का नेम दे देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 11। यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, मैंने 3 नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है उसको शो कराया है। बेसिकली ये डॉटेड लाइन जो है वो शो कर रही है एनर्जी लेवल को, और ये जो कंटिन्यूस लाइन है यहाँ पर ये शो कर रही है वेव फंक्शन को। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है जी 2l, लैम्डा इज इक्वल टू l, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3l। ठीक है, मतलब मीन्स के n का मल्टीपल चल रहा है। The energy levels and the wave function corresponding to n is equal to 1 2 3। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास क्वांटम नंबर्स n है 1 2 3, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से। और उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि वेवलेंथ क्या है, तो मेरे पास वेवलेंथ जो है वो 2l/n है। तो n की जगह पे 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करते जाएंगे तो मेरे पास वेवलेंथ आती जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन en एंड n। ठीक है, ग्राफ क्या शो करता है कि एनर्जी जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऑफ क्वांटम नंबर n का। ठीक है, किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो कि कन्फाइंड है एक बॉक्स में जिसकी लेंथ जो है वो l है। ठीक हो गया, इज 1d इज 1 डायमेंशन। तो मेरे पास मैंने अभी रिलेशन निकाला था ई एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। ठीक है, तो ये इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये भी याद रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एनर्जी ज़रूर रखते हैं। तो मैं यूँ कह सकती हूँ, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सेकंड बात मैंने की कि लेकिन वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो नहीं रख सकते, लेकिन सेम एनर्जी रख सकते हैं। बट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम एनर्जी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी बेसिकली क्या है, द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0k इज नाउन एज द फर्मी लेवल एंड द एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी EF, जिसे हम EF से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली लेट NF बी द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल, लेट NF be the topmost field
energy level. So let's start filling the level from the bottom and continuous filling the higher level with electrons until all n electrons accommodated. मतलब मैंने लेट कर लिया कि n जो है वो मेरे पास इवन नंबर है. ओके, मतलब लेट कैपिटल N इज एन इवन नंबर. ओके, ये n मेरे पास किसके इक्वल है, मैं यहाँ से n को ले लेती हूँ. n इक्वल टू 2NF. एफ फर्मी को शो कर रहा है. यहाँ से अगर मैं एन एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी. एन एफ इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2. अब क्या होगा, फर्मी एनर्जी को हम डिनोट करते हैं EF से. सो इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ टॉप मोस्ट फील्ड लेवल. जहाँ भी n आ रहा था n को मैं रिप्लेस कर दूंगी NF से यानी फर्मी, और E को जो है EN जहाँ पे हम एनर्जी आइगन एनर्जी यूज़ कर रहे थे उसको रिप्लेस कर दूंगी EF से. ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आई थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन द nth स्टेट इन वन डायमेंशनल. तो मैं यहाँ पर EN की जगह पर EF पुट कर दूंगी फर्मी एनर्जी के लिए और n की जगह पे NF पुट कर दूंगी. सो इक्वेशन 8 बिकम्स, मेरे पास इक्वेशन 8 जो है वो क्या हो जाएगी. सो इक्वेशन 8 बिकम्स, इक्वेशन 8 मेरे पास बन जाएगी EF इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m NF, n की जगह पे NF पाई डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर. ठीक है, तो NF जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, NF जो है वो यहाँ पे मेरे पास कैपिटल N ओवर 2 के इक्वल है. सो मैं पुट कर दूंगी यहाँ पर, तो मेरे पास इक्वेशन यूँ बन जाएगी EF इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m NF की जगह पे कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 और साथ में L और इसका होल स्क्वायर. तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द फर्मी एनर्जी. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी को. टोटल एनर्जी बेसिकली क्या है, द टोटल एनर्जी जिसको हम E नॉट से डिनोट करते हैं. ठीक है, डिनोटेड बाय E नॉट of all the n electrons in the ground state is determined by sum of the energies of the individual electrons. यानी तमाम energies को जो है हम individually electrons के energies को sum up कर देंगे. For the n electrons the number of field energy levels is n by 2 and En जो है वो हमारे पास given है. तो मैं कुछ यूँ लिखूँगी, E नॉट इज इक्वल टू 2 E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू सो ऑन, ये जा रहा है EN बाई 2 तक. ठीक है, तो इसको यूँ लिख सकती हूँ 2 समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n बाई 2 EN. ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, ये हो जाएगा 2 EN की वैल्यू पुट कर देते हैं एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m पाई ओवर L स्क्वायर. समीशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू n बाई 2 n स्क्वायर. नेक्स्ट हम पावर सीरीज अप्लाई करेंगे. पावर सीरीज हमारे पास, मैं यहाँ साइड पर कर देती हूँ, मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. n को चूँकि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, n इज इक्वल टू s कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी s प्लस 1 n की जगह पे s, ये हो गया 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस s प्लस 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 6 1 ओवर 6, ये हो जाएगा 1 ओवर 6
2s² प्लस 3s² प्लस 1। ये मैंने पावर सीरीज अप्लाई की है। यहाँ पर अब आ जाएगा सिंस, जस्ट पुट कर दूंगी समीशन n इज इक्वल टू 1 to s, n² इज इक्वल टू 1/6 s, 2s² आ जाएगा प्लस 3s प्लस 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर s लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1/3s³। क्या करेंगे, समीशन n इज इक्वल टू 1 वैल्यूज पुट कर देते हैं n/2। बेसिकली s को हम n/2 ही ले रहे थे, n ही ले रहे थे। अब मैं पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगा n² इज इक्वल टू 1/3n डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। अब मेरे पास समीशन n इज इक्वल टू 1 to n/2 n² की वैल्यू आ गई है, जो कि मैं इस इक्वेशन ए में इस जगह पर पुट कर सकती हूँ। सो इक्वेशन ए बिकम्स, यहाँ पर आ जाएगा E0 इज इक्वल टू h×m π/l² एज इट, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 n/2 का क्यूब। यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1/3 h×m अलग से ले लिया, n/2l का स्क्वायर अलग से ले लिया और n/2 को अलग से ले लिया। क्योंकि बेसिकली मुझे फर्मी एनर्जी यहाँ से बनानी है, ये हो जाएगा 1/3 h×2m, मैं इस 2 को इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा n/2l का स्क्वायर, यहाँ कैपिटल n। गौर कीजिएगा अभी जो हमने फर्मी एनर्जी निकाली है वो इसी के इक्वल थी। यू कैन सी फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल टू h×2m n/2l²। तो मैं यहाँ पर उसकी जगह पर फर्मी एनर्जी EF जो है वो पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी E0 इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N एज इट आ जाएगा, और इस पूरे की जगह पे मैंने EF यानी फर्मी एनर्जी पुट कर दिया। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टोटल एनर्जी। फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट इज 1/3 ऑफ द फर्मी एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट को। डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट इन द यूनिट एनर्जी रेंज। ठीक है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट n जो है वो प्रेजेंट होती है किसमें, एक यूनिट एनर्जी रेंज में। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय DE, डिनोटेड बाय DE। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने फर्मी एनर्जी का जो रिलेशन निकाला था उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। फर्मी एनर्जी का रिलेशन हमारे पास क्या था, EF इज इक्वल टू h×2m n² डिवाइडेड बाय 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मैं n की वैल्यू को बाहर ले लूँगी, इज इक्वल टू 2m। इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, h×2 इसकी पावर में स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पर n हमारे पास क्या है, मैंने पहले कहा कि हमारे पास n जो है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स जो है वो लॉग ले लेंगे। यहाँ मैंने जो है इस इक्वेशन का बोथ साइड जो है वो लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने जस्ट लॉग की ही प्रॉपर्टी यूज़ की है, यानी ये प्रोडक्ट में थी, इस चीज़ को अलग लिख लिया और इस चीज़ को अलग लिख लिया। लॉग की प्रॉपर्टी है जब दो चीज़ें प्रोडक्ट में हो तो उसे हम एडिशन में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू EF, विद रिस्पेक्ट टू फर्मी एनर्जी। चूँकि हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट DE निकालना है
जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/n और साथ में dn/def इज इक्वल टू, ये सारी इंडिपेंडेंट है EF के तो ये 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ से ये आ जाएगा 1/log 1/EF होता है तो 2 एज इट इज़ रहा, 1/2 EF और प्लस ये भी सारी इंडिपेंडेंट है EF के तो 0 हो जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, dn/dEF इज इक्वल टू कैपिटल N/2EF। ठीक है, तो dn मेरे पास यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेट्स, और EF जो है वो है जी फर्मी एनर्जी। डेंसिटी ऑफ स्टेट डिनोटेड बाय DE is denoted as the total number of electronic state orbitals per unit energy range। ठीक है, वही सेम बात है जो डेफिनेशन मैंने स्टार्ट पे की। we can write रीराइट, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, DE, क्योंकि मेरे पास DE जो है वो इक्वल है DN डिवाइडेड बाय DEF के, इज इक्वल टू N, कैपिटल N जो है, कैपिटल N/2 जो है वो किसके इक्वल था, NF के इक्वल था। मैं ये भी पुट कर दूंगी यहाँ पे, ये आ जाएगा NF डिवाइडेड बाय EF। दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट। होप सो आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़े का था। अगर साथ साथ आप डेरिवेशन करें तो करने में मज़ा आता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।